अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। कहा, आज पूरा मुल्क वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत को एक अजीम एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा एक अजीम जिद्दकार के तौर पर जानती है। वजीर सनत के रामाराव ने यह बताते हुए कि बीआरएस हुकूमत किसानों और उनकी फलाह बहबूद के लिए करती है काम। आज कहा, बीआरएस का एक नाम भारत रैतू समिति भी है। बीजेपी जो फिरका वाराना इख्तलाफात को दे रही है हवा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का किया जाएगा ताक़ुब। टी चंद्रशेखर का बयान। रियासती वजीर जी कमलाकर ने डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के जानिब से दिए गए बयान पर बरहमी का किया इजहार। प्रियंका गांधी 8 मई को सुरूर नगर में बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम में यूथ डिक्लेरेशन करेगी जारी। रियासत तेलंगाना के जिला निजामाबाद में कुत्तों ने मचा दी दहशत। गायत्री नगर में कुत्तों ने 12 अफराद पर किया हमला। इन मुतासिरीन में 10 बच्चे भी शामिल। जम्मू कश्मीर के जंगलाती इलाके में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। तेलंगाना के सिलसिला जिले के बोयनपल्ली मंडल के मलकापुर गांव के पी अनिल की भी हुई मौत। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर IT के तारक रामाराव ने कहा है कि आज पूरा मुल्क वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत को एक अजीम एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा एक अजीम जिद्दकार के तौर पर सताइश कर रहा है। कौमी सतह पर बीआरएस का उभरना तारीखी ज़रूरत थी। बीआरएस के कारगुज़ार सदर KTR ने दिल्ली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों पार्टी की मरकज़ी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर पार्टी के दर को मुबारकबाद दी। दिल्ली में पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह को उन्होंने न सिर्फ बीआरएस के दर बल्कि पूरे तेलंगाना के अवाम के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल के मकसद के लिए पार्टी कायम की गई थी। अलहदा तेलंगाना के मकसद को हासिल कर लिया गया है। अब पार्टी की सरगर्मियों को मुल्क भर में तवसी देते हुए पूरे मुल्क की आवाम की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पार्टी ने दिल्ली में कदम रखा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को मालूम हो चुका है कि गोलमाल गुजरात मॉडल फर्जी है और अवाम की तमाम तर नज़रें तेलंगाना के गवर्नेंस मॉडल पर टिकी हुई है। तेलंगाना के तरक्की के मामले में अवाम में बहस व मुबाहसा हो रहे हैं। वज़ीर सनत के रामाराव ने यह बताते हुए कि बीआरएस हुकूमत किसानों और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करती है। आज कहा कि बीआरएस का एक नाम भारत रैतू समिति भी है। उन्होंने तक़य्युम दिया कि रियासती हुकूमत किसानों की फसल का हर दाना खरीदेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ओहदेदारों को पहले ही ये हिदायत दे चुके हैं कि वो कोई शर्त आयद किए बगैर किसानों से भीगी हुई दान खरीद लें। KTR ने किसानों से अपील की कि वह हालिया गैर मौसमी बारिश की वजह से फसल के नुकसान के बारे में परेशान न हो। रामाराव ने आज यहाँ प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस किसानों की जमात है। अगर हम किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो मुल्क खुशहाल बनेगा। హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం ఒకప్పుడు సతీష్ అన్న చెప్పినట్టు దుర్భిక్ష ప్రాంతం, నీళ్లు లేని ప్రాంతం, రాళ్ళు గుట్టలు మెట్ట ప్రాంతం. రాష్ట్రంలో కరువు ఎక్కడున్నది అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో, హుస్నాబాద్లో, సిరిసిల్లలో, మానకొండూరులో అని చెప్పే ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతం మొత్తం ఇటు సిద్దిపేట, అటు దుబ్బాక, అవతలికి కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి, సిరిసిల్ల, వేములవాడ, ఇవతలికి మానకొండూరు, హుస్నాబాదు, ఇదంతా కూడా దుర్భిక్ష ప్రాంతం, మెట్ట ప్రాంతం. నెత్తురుగారిన నేల ఇది. ఒకనాడు నెత్తురుగారిన నేల ఈ ప్రాంతం, ఈ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా. నెర్రెలు బారిన నేలలు, నెత్తురుగారిన నేలలు ఆనాటి పరిస్థితి. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఆయన తీసుకున్న రైతు సంక్షేమ కార్యక్రమాల వల్ల ఇంత అద్భుతంగా అనిపించిందంటే ఇవాళ వస్తుంటే హుస్నాబాద్కు నేను, వినోద్ కుమార్ గారు హైదరాబాద్లో బేగంపేట విమానాశ్రయంలో ప్రారంభమై ఎగురుకుంటా హెలికాప్టర్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చినాం. వచ్చేటప్పుడు గోదావరి నీళ్లు పెద్దలు చెప్తారు, ఆనాడు భగీరథ మహాముని శివునికి ప్రార్థించి, మా దేవుడికి ప్రార్థించి శివునికి మొక్కి, అయ్యా ఇక్కడ చచ్చిపోతున్నాం నీళ్లు లేక, నీ నెత్తి మీద ఉన్న గంగను కిందికి ఇడిచిపెట్టు అంటాడు. ఆనాడు దివి నిండి భువికి తెచ్చినోడు ఆనాటి భగీరథుడు. పైకి వెళ్ళి కిందికి నీళ్లు తెచ్చిండు. కానీ కేసీఆర్ గారు ఇలా కింద ఉన్న నీళ్లను, కాళేశ్వరం దగ్గర ఉన్న నీళ్లను పైకి మళ్లిస్తున్నాడు. అపర భగీరథుడి లాగా మన నెత్తి మీద ఇవాళ ఒక కల్ప వెళ్ళి, ఎంతో దూరం లేదు, ఇడికెళ్ళి పక్కనే ఉన్నది గౌరవెల్లి. మీ హుస్నాబాద్కు కల్ప వెళ్ళి, గౌరవెల్లి ఈ ప్రాంత శాశ్వత కరువును
తరిమేసే కల్పవెల్లిని హుస్నాబాద్ మీద ఒక నెత్తి మీద నిండు కుండబెట్టినట్టు శాశ్వతంగా హుస్నాబాద్ బిడ్డలకు కరువు నుంచి కాటకాల నుంచి విముక్తి కలిగించిన అపర భగీరథుడు కేసీఆర్ గారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంటే ఆ నీళ్లు కాళేశ్వరం నీళ్లు, ఎక్కడ కాళేశ్వరము ఎక్కడ హైదరాబాద్, 82 మీటర్ల కాడ సముద్ర మట్టానికి 82 మీటర్ల ఎత్తున్న కాళేశ్వరం నుంచి నీళ్లు తీసుకొని పైకి ఒక్కొక్క లిఫ్ట్ ద్వారా 618 మీటర్లకు, అంటే 82 మీటర్లు ఎక్కడ, 618 మీటర్లు ఎక్కడ, అక్కడికి తీసుకుపోయి అక్కడ కొండపోచమ్మ సాగర్ నుంచి మొదలు పెడితే మల్లన్న సాగరు, కిందికొస్తే రంగనాయక సాగరు, ఇంకా కొద్దిగా కిందికొస్తే అన్నపూర్ణ రిజర్వాయరు, ఇంకా కొద్దిగా కిందికొస్తే మిడ్ మానేరు రాజరాజేశ్వర సాగర్, అటుకెళ్ళి యువతలకొస్తే తోటపల్లికెళ్ళి యువతలకొస్తే గౌరవెల్లి. ఇవన్నీ కూడా 4 ఏళ్లలోనే నిర్మాణం చేసిన बीजेपी का जो फिरकावाराना इख्तलाफात को हवा दे रही है, आंध्र प्रदेश में ताक़ुब किया जाएगा और बीआरएस आंध्र प्रदेश की लोकसभा की 25 और असम्बली की तमाम 175 नशिस्तों से मुकाबला करेगी। भारत राष्ट्रीय समिति आंध्र प्रदेश के सदर टी चंद्रशेखर ने ये बात कही। दिल्ली में बीआरएस के मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तहनीत पेश करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि मुल्क भर के आवाम में तेलंगाना मॉडल गवर्नेंस मौजूए बहस बना हुआ है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी आवाम को फिरकावाराना खतूत पर तकसीम कर रही है। सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मौजूदा दौर में भी गौतम बुद्ध की तालीमात इंतहाई ज़रूरी है। बुद्धा पूर्णिमा पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना गौतम बुद्ध की तालीमात पर अमल करते हुए बाइज़्ज़त, बाइख्तियार और खुशहाल समाज की तश्कील के ज़रिया इस अजीम शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश करेगी। केसीआर ने कहा कि सरज़मीन तेलंगाना बुद्ध की निशानात मिलना हमारे लिए बास फ़ख्र है। हुकूमत के जानिब से बेहतरीन तरीक़े से तरक्की दिया गया बुद्धावन आज दुनिया भर के लोगों के लिए सियाहती मरकज़ बन चुका है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि हुकूमत की सारी कोशिशें आवाम की तरक्की और खुशहाल ज़िंदगी बसर करने को यकीनी बनाने पर मज़कूर है। रियासती वज़ीर जी कमलाकर ने डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के जानिब से दिए गए बयान पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने गवर्नर से हालिया गैर मौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसानात की पाबजाई के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने का मशवरा दिया। आज करीमनगर के कुट्टापल्ली में कमानपुर देहात में धान की खरीदारी मरकज़ के मुआयने के बाद ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती आवाम के जानिब से अदा किए जा रहे GST से मरकज़ी हुकूमत मज़े लूट रही है। किसान परेशान हैं और मरकज़ी हुकूमत मदद के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। कमलाकर ने कहा कि रियासत में किसान परेशान हैं और ऐसी सूरत हाल में गवर्नर, मरकज़ी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट का काम सतही सियासत करना कतई नहीं है। నిన్న గవర్నర్ గారు తెలంగాణ రైతాంగం మొత్తం కూడా ఆపదలో ఉన్నారు. గత 100 సంవత్సరాల చరిత్రలో తెలంగాణలో ఇలాంటి పరిస్థితి రాలేదు. చేతికొచ్చిన పంట నేల రాలిపోతుంటే మా కేసీఆర్ గారు ఫీల్డ్లో తిరిగి ఆదుకునే ప్రయత్నం చేసిండు. ప్రతి ఎకరానికి కూడా 10,000 రూపాయలు సహాయం అందించిండు. ఎంత పచ్చిగా ఉన్నా కూడా కొందామని మాకు ఆదేశం జరిగింది. 17% నిబంధనలు నింపడం ఉన్నా కూడా 20% వరకు కూడా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాట్లాడి ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కొనుగోలు కేంద్రాలు తిరుగుతున్నాం, మేము ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినాం. కానీ ఈ సమయంలో బీయింగ్ ఏ గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఆమె కూడా ప్రభుత్వంలో భాగస్వామి గవర్నర్ గారు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఇంకా రాజకీయాలు మాట్లాడడం చాలా బాధాకరం. మరి ఈరోజు సచివాలయానికి రాజ్భవన్కి ఎంత దూరము అని మాట్లాడే బదులు మీరు కేసీఆర్ గారు మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేరు అని చెప్పి మోడీ దగ్గరకు కాంప్లీట్ చేసేవాళ్ళు ఒక్క మాట ఇంత ప్రాబ్లంలో మోదీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కాగితంచుకొని మా తెలంగాణ రైతాంగం మొత్తం అకాల వర్షం ఇబ్బంది పడుతుండ్రు, ఎఫ్సై నిబంధనలు ఇంకా 17 ఉన్నది, ఎఫ్సై నిబంధనలు సడలించండి, కేసీఆర్ గారు 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి ఇచ్చిన రైతుకు మీరు కేంద్రం ఇంకొక 10,000 ఇవ్వండి, లేకుంటే ఇంకో 20,000 ఇవ్వండి అని ఎందుకోసం గవర్నర్ గారు పోయి రిప్రజెంట్ చేయలేకపోయారు? తేమ శాతం ఉన్నా లేకుండా ఎఫ్సై నిబంధనలు మార్చమని ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు? ఒక్కరోజున రైతాంగాన్ని కలవాలని చెప్పేసి బీజేపీ నాయకులు ఎందుకు రైతాంగం కలసలేకపోతున్నారు? అంటే తెలంగాణ రైతులు భారతదేశంలో భాగస్వామ్యం కాదా?
మేము ఓటేయలేదా? వీళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు, రైతులు భారతదేశ రైతులు కాదా? వీళ్ళ బాధ్యత లేదా? మా మీద జీఎస్టీ తీసుకుని తెలుసు కానీ మమ్మల్ని ఆదుకునే అవకాశం లేదా? ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము పట్టించుకోకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకుంటుంది, కడుపుని పెడుతుంది. అయినా కూడా రాజకీయాలు చేస్తే కొద్దిగా బాధ కనిపిస్తుంది. 100% గవర్నర్ గారు సచివాలయానికి రాజభవన్ దూరం అనేది రాజకీయ కోణంలో. నీకు నిజంగానే గిట్టే మేము కూడా ఎప్పుడు గౌరవిస్తా అంటే, రైతులు అకాల వర్షంతో ఒక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాదు, మేము బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటామని ఒక మాట ఇస్తే మేము సంతోషపడతాం. ఈ మూమెంట్లో రాజకీయాలు చేద్దామని అనుకుంటున్నాము. నీకు నిజంగానే గవర్నర్ గారు మా తెలంగాణలో ఉన్న రైతులను ఆదుకునే ఉద్దేశం ఉంటే గిట్ట మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజే వెళ్ళి రిప్రజెంట్ చేస్తే మేమందరం గౌరవించవద్దాం. తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా లేకుంటే తమిళ ఆడబిడ్డగా గౌరవించేవాళ్ళం. మా రైతుల పక్షాన మాట్లాడదని. కానీ ఏ ఒక్క రైతుల పక్షాన మాట్లాడలేరే? కేంద్ర ప్రభుత్వం 46 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టారు. అలా మనిషికో 10,000 20,000 ఒక ఎకరానికి ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం? ఎందుకు ఈ మూమెంట్ రాజకీయం మాట్లాడుతున్నాం? మేము అది మా బాధ కలుగుతుంది. మేము కాలు నొప్పున్నా కూడా ఈ రైతుల పక్షాన నుండి కొనుగోలు కేంద్రాలకు వస్తున్నాం, రైస్ మిల్లుతో మాట్లాడుతున్నాం, తేమ లేకుండా తీసుకోమని చెప్తున్నాం, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మరి ఇందులో 10% కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలి కదా? ఎందుకు బాధ్యత వహించలేదు? ప్రపంచమంతా వస్తుంది, అకాల వర్షం అవుతుంది. ఈ మూమెంట్ రావచ్చు కదా ఒక కేంద్ర బృందము. ఇక అంచనా ఎప్పుడు వస్తుంది? అంత కంప్లీట్ ఇంకా 4 రోజులు వర్షం అంటుండ్రు. ఈ లోపల ఆదుకుందామని ఒక ప్రయత్నం, రైతుకు ఎందుకు ధైర్యం ఇవ్వలేకపోతున్నారు? మేము తిరిగి ధైర్యం ఇస్తున్నాం, ఏం బాధపడకు అని. ఎందుకు రైతు ధైర్యం ఇవ్వలేకపోతున్నారు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సపోర్ట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు వహిస్తలేదు? అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ ఇస్తే మాత్రం మీరు అక్కడ ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ రైతు ఇబ్బంది పడితే మాత్రం మీరు సహకరించే ఉద్దేశం లేదు. ఇదేనా మీ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం? అది మా బాధ. దయచేసి ఎంపీలు కానివ్వండి, కేంద్ర మంత్రులు కానివ్వండి, గవర్నర్ కానివ్వండి, ఈ మూమెంట్ రాజకీయాలు చేయకుండా రైతును ఆదుకోండి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్గా ఉండండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు నిబంధనలు మొత్తం సడలించండి, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నిబంధనలు మొత్తం సడలించండి, అవుట్ టర్న్ సడలించండి. ఈ మూమెంట్లో రైతు ఒక 4 కిలోలు 5 కిలోలు తగ్గుతుంది, అవుట్ టర్న్ తగ్గియండి. 100 కిలోలు 60 కిలోలు అవుట్ టర్న్ అడుగుతారు కదా, దాన్ని 50కి కుదించండి, ఏమైంది? సో అది మీరు నిబంధనలు సడలించమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కూడా ఆమె గవర్నర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పిలిచి వచ్చింది, ఇక్కడికి రాలే కదా. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతినిధికి వచ్చిన గవర్నర్, ఆమె బాధ్యత కదా. ఆమె బాధ్యత ఇట్లాంటి పరిస్థితున్నప్పుడు కళ్ళకు రావచ్చు కదా. కళ్ళలో రావాలి, చూడాలి, కొనుగోలు కేంద్రాలు రావాలి, ఎఫ్సీ అధికారులు పిలవాలి, మమ్మల్ని నిలవండి, మేము కూడా వస్తాం. ఎఫ్సీ అధికారులు పిలిచిన ఇంతవరకు రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టిందా? రైతులు ఏమైంది తెలిసిందా? ఏం లేదే. ఇంత కూడా గట్టు ఆలోచన చేయలేదుగా. మేము పడ్డప్పటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు తిరుగుతున్నాం, మేము తిరుగుతున్నాం, మంత్రం తిరుగుతున్నాం, కానీ మీకెందుకు పట్టింపు లేదు? అది మా బాధ. जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी 8 मई को सुरूरनगर में मुनक्किद शुदनी बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम में यूथ डिक्लेरेशन जारी करेगी। डिक्लेरेशन में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आने पर 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के अलावा बेरोजगार नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमात का ऐलान किया जाएगा। सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। क़ब्ल अज़ कारगुज़ार सदर महेश कुमार गौर की सदारत में गांधी भवन में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हैदराबाद व खैरताबाद, सिकंदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट्स के कायदीन ने शिरकत की। इजलास में 8 मई को सुरूरनगर में प्रियंका गांधी के जलसे को कामयाब बनाने के लिए इंतजामात पर गौर व खौस किया गया। ముఖ్యంగా 2 అంశాలు ప్రస్తావించడానికి, ఒకటి శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారు ఈ నెల రాహుల్ గాంధీ గారు ముఖ్య అతిథిగా రైతు సంఘర్షణ సభను ఏర్పాటు చేసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ విధానాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరు మీద యువ సంఘర్షణ సభను ఈ నెల 8 తారీఖు నాడు నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఈ కార్యక్రమం సరూర్ నగర్ స్టేడియంలో 8 తారీఖు సాయంత్రం 3 గంటలకు సమావేశం ప్రారంభమవుతుంది. ఎందుకంటే శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారికి మళ్ళీ 5:30 గంటల తర్వాత ఇతర కార్యక్రమాలకు వెళ్ళే అవసరం ఉన్నది కాబట్టి వారి సమావేశం 3 గంటల నుంచి 5 గంటల లోపల కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువకులు, మీడియా మిత్రులు శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారి సమావేశాన్ని మే 8 తారీఖు సాయంత్రం 3 గంటల నుంచి నిర్వహించబడుతుంది. దీన్ని ప్రత్యేకంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ కార్యక్రమానికి హైదరాబాద్ యూత్ డిక్లరేషన్ పేరు మీద యువ సంఘర్షణ సభ పేరు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దీన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా, అదేవిధంగా ఈ సమావేశానికి సంబంధించి ఆ టైటిల్ అవన్నీ కూడా ఈరోజు సాయంత్రం తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాక్రే గారు మేమందరం కూడా సరూర్ నగర్ స్టేడియం సందర్శించడానికి వెళ్తాము.
అక్కడ ఈ లోగోను కూడా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీడియా మిత్రులు మీరందరూ అక్కడికి వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని మొత్తం రిపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఇక రెండవది, तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSCC इम्तहानी पर्चे के अफशा की तहकीकात कर रही है, उसने मज़ीद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है जो विकाराबाद मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर MPDO के दफ्तर में काम करता है और उसके भाई रवि कुमार को SIT ने गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात के दौरान ओहदेदारों को पता चला कि भगवंत ने अपने भाई रवि कुमार के लिए एक मुलजिम ढाकिया नायक से असिस्टेंट इंजीनियर इम्तहान के लिए एक पर्चा सवालात ख़रीदा था। भगवंत ने इस पर्चे सवालात के ढाकिया नायक के खाते में 2 लाख रुपए मुंतकिल किए। मज़ीद 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी के साथ ही इस केस में अब तक गिरफ्तार किए गए अफराद की तादाद 21 हो गई है। ढाकिया एक टीचर रेवेन्यू का शौहर है जिसका असल नाम TSPSC के मुलजिम परवीन कुमार से पर्चे सवालात हासिल किए थे। उसने अपने भाई राजेश्वर नायक के लिए पर्चे सवालात ख़रीदा था जो असिस्टेंट इंजीनियर के इम्तहान में शरीक हुआ था। रेवेन्यू का ढाकिया के साथ मिलकर दूसरों को पर्चे सवालात फ़रोख्त किया करता था। यहाँ ये तस्करा मुनासिब होगा कि TSPSC स्कैम 12 मार्च को मंजर आम पर आया था जिसके नतीजे में ग्रुप 1 इम्तहानात असिस्टेंट इंजीनियर्स AEE और DA इम्तहानात को मनसूख कर दिया गया था। परवीन TSPSC में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हैसियत से काम करता था और TSPSC का नेटवर्क एडमिन राजशेखर रेड्डी ने मुबैना तौर पर कमीशन के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के कंप्यूटर से चंद इम्तहानी पर्चों का सरका किया था और उन्हें दीगर मुलजिमीन को फ़रोख्त किया था। रियासत तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद में कुत्तों ने दहशत मचा दी। मिर्ची कंपाउंड, कोटा गली, गायत्री नगर में कुत्तों ने 12 अफराद पर हमला किया। उनमें मुतासिरीन 10 बच्चे भी शामिल हैं। ये तमाम अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। कुत्तों के हमले से मकामी लोगों में खौफज़दा है। मकामी अफराद ने हुकाम से आवारा कुत्तों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि रियासत के बाद अजला में पहले लोग आवारा कुत्तों के हमलों से परेशान हैं। ऐसे में निज़ामाबाद में पेश आई इस वाक़े ने लोगों में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। इस दौरान कमिश्नर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया कि कुत्तों का कांसबंदी ऑपरेशन किया जा रहा है। कहा गया है कि लोग अफवाहों पर तवज्जो न दें। अगर कुत्तों से मुताल्लिक़ कोई मसला दरपेश हो तो फ़ौरी इन हुक्काम से फ़ोन पर रब्ता कायम किया जा सकता है। अंदरून 24 घंटे के अंदर मसले की यकसोई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के ज़िला कश्तूरवाड़ के जंगलाती इलाके में जुमरात को एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया जिसमें तेलंगाना के सिलसिला ज़िला के बोयनपल्ली मंडल के मलकापुर गांव के P अनिल की भी मौत हो गई है। अहल खाना ने बताया कि मलकापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाला अनिल गुज़िश्ता 10 सालों से फ़ौज में टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा है। बताया जाता है कि अनिल हाल ही में 45 दिनों की छुट्टी पर गांव आया था और 10 दिन पहले ही ड्यूटी पर वापस हुआ था और इसी दौरान एक हादसे में इसकी मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी के बड़े भाई श्रीनिवास ने बताया कि फ़ौजी अहलकार ने पहले फ़ोन कर बताया कि अनिल हेलीकॉप्टर हादसे में शदीद ज़ख्मी हुआ है। फिर दोबारा फ़ोन करके कहा कि अनिल की मौत हो गई है। जब अनिल की मौत की खबर सामने आई तो गाँव में सदमा छा गया। अनिल की बीबी सोंजिया और उनके 2 बेटे भी हैं। बॉलीवुड और साउथ के स्टार अदाकार प्रकाश राज अपनी अदाकारी और फिल्मों के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार PM मोदी और मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने PM मोदी का मवाजना हिटलर से भी किया है। इन दिनों मुल्क में पहलवानों के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। वो बिरजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। उनकी हिमायत में बोल रहे हैं और कुछ उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। दरे असना अब सिंगम फेम अदाकार प्रकाश राज ने PM नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। प्रकाश राज ने अपने ट्विटर में PM मोदी की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उनको सामने बच्चे नज़र आ रहे हैं। इसमें उनके और बच्चों के दरमियान खालदार तारें लगी हुई हैं। इस हवाले से उन्होंने हिटलर की एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें इन्हें भी इसी अंदाज में देखा जा सकता है। अदाकार ने लिखा, तारीख़ दोहराती है, मुस्तक़बिल इन खालदार तारों के पीछे है, होशियार रहे हैं। उनके इस ट्वीट पर BJP के हामियों ने उन्हें घेरे में ले लिया और उनके ख़िलाफ़ शदीद रिमार्क्स किए जा रहे हैं।
द केरला स्टोरी पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे पर 5 मई को सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने एहतजाज करते हुए फिल्म के डायरेक्टर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, 2 दिन पहले मैंने द केरला स्टोरी जो मूवी आज 5 मई को रिलीज़ होने वाली है, उसके ताल्लुक़ से मैंने चंद सवालात उठाए थे कि सोशल मीडिया में उस मूवी की जो पब्लिसिटी हो रही थी उसमें ये बताया गया था कि 32,000 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर सीरिया और दीगर इस्लामी ममालिक और दाइश के पास उनको भेजकर वहाँ पर उनको दहशतगर्दी की तरबियत दिलाकर फिर दोबारा उनको भारत में लाकर यहाँ पर दहशत फैलाई जा रही है। ये उस मूवी का इस उन्वान से जो है ना बनाई गई है। तो मैं हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना से मैंने 3 सवाल किया कि 32,000 अगर लड़कियाँ अपना मज़हब तब्दील किए हैं और इस्लाम कबूल कर दाइश के पास पहुँचे और फिर वहाँ से वापस आए, तो फिर हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मैं उसी सवाल को दोहरा रहा हूँ। फिर दूसरा सवाल मेरा ये है कि 32,000 लड़कियों के माँ बाप क्या कर रहे थे? क्या उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई, मिसिंग कंप्लेंट दी गई? जब इतने लड़कियां जो है ना हमारे मुल्क से गायब हुई तो फिर इसके लिए तो वावेला होना चाहिए था। फिर तीसरा अहम सवाल ये है कि हमारे मुल्क की सरहद से वो उतने 32,000 लड़कियां सीरिया पहुँचे कैसा? हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही थी? तो इस मूवी में सीधा सीधा हुकूमत के मुंह पर तमाचा मारा गया है, यानी हमारी हुकूमत को नाअहल बताया गया है, इंटेलिजेंस को नाअहल बताया गया है, एसबी को नाअहल बताया गया है, लैंड ऑर्डर को नाअहल बताया गया है इसमें, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर भी उंगली उठाई गई है। होना तो ये चाहिए था कि इस फिल्म बनाने के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जाता। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन उस फिल्म की हकीकत पर्दा उठाया गया तो आज मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो क्या ये इंसाफ है? ये क्या हक़ की आवाज़ उठाना क्या जुल्म है? बताइए आप। इस वक्त मैं अरेस्ट हूँ, मुझे एसबी की जानिब से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो क्या एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, क्या मेरे मुल्क का संविधान दस्तूर क्या मुझे ये सवाल करने की इजाज़त नहीं देता? तो फिर ये हमारे साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं हुकूमत तेलंगाना से तो ये मुतालबा किया था कि इस फिल्म पर पाबंदी लगाई जाए, और अब मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि इस मूवी के ज़रिए रास्त हमारे हिफाजती महकमों पर उंगली उठाई गई है, उनको नाअहल करार दिया गया है। तो होना तो ये चाहिए कि उस फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के ख़िलाफ़ जो है ना केस दर्ज रजिस्टर किया जाए, उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। इसके बरखिलाफ़ हम निशानदेही करने वालों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है ये? तो ये सरासर हमारे भारत में ये एक तबके के साथ ये खुली ज़्यादती की जा रही है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और आज मैं फिर एक मरतबा मुतालबा करता हूँ कि हमारे तमाम भारतीय द केरला स्टोरी का बाइकाट करें और उसके डायरेक्टर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराएं। अब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट भी इंशाअल्लाह ताला उसके डायरेक्टर के ख़िलाफ़ हम FIR दर्ज कराएंगे, हाई कोर्ट में हम केस दर्ज रजिस्टर कराएंगे, और उस डायरेक्टर की हम जो ना गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। तमाम शहरियों को ये चाहिए कि हमारे भारत की बड़े एजेंसियों पर ये सवालिया निशान है, इंटेलिजेंस पर सवालिया निशान है, एसबी पर है, लैंड ऑर्डर पर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर है,
तो फिर इतना बड़ा झूठ तोहमत लगाया गया है, तो डायरेक्टर को तो पहले सलाखों के पीछे डालना चाहिए। उसके बरखिलाफ़ हमको जो ना अरेस्ट किया गया है, हमको कोई फिक्र की बात नहीं है, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम बराबर जो है ना आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का क़ानून हमको इस बात की इजाज़त देता है, और हम क़ानून के दायरे में बराबर हमारी अपनी लड़ाई हम जारी रखेंगे। हाल ही में तेलंगाना वक्फ बोर्ड की बोर्ड मीटिंग मुनक्किद हुई थी, जिसमें 134 एजेंडे को बोर्ड मेंबरान और चेयरमैन ने मंजूर किया। सबसे अहम एजेंडा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलराइजर करना था और बोर्ड मेंबरान, CEO और चेयरमैन ने भी इस एजेंडे को मंजूर किया था। लेकिन 15 अब तक इस मसले पर इक़दामात न करने पर मुलाजमीन काफ़ी परेशान हैं। इस मसले पर वक्फ बोर्ड के मेंबर बंदगी बादशाह ने कहा, एक बार बोर्ड की मंजूरी के बाद ये नहीं रुकेगा। CCS LB नगर और भुंगे रूरल पुलिस ने मिलकर चोरी करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 लाख नकद, 60 किलो ट्रांसफार्मर, 4 मोबाइल फ़ोन्स और एक कार को पुलिस ने जब्त किया। इस सिलसिले में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए केस की तफसीलात बताई। 6 ट्रांसफार्मर इसी तरीके से बर्बाद किए। अब आप सोचिए कि 300 ट्रांसफार्मर कभी फसल के टाइम पे, क्रॉपिंग के टाइम पे, जब उस वक्त फसल बोने का समय है, तो उससे आवाम को कितना नुकसान, खासतौर से हमारे फार्मर्स को कितना नुकसान हुआ होगा। इसीलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी क्राइम टीम ने उस पर कायम करना शुरू किया, और ये एक गैंग पकड़ने के बाद में 83 केसेस यानी 83 केसेस अभी तक ऐसे हैं जो अभी तक डिटेक्ट ही नहीं हुए, और ये तकरीबन 4-5 जिले ऑब्लिक कमिश्नरेट से ताल्लुक़ रखते हुए केसेस हैं। इसमें राचाकुंटा के 60 केसेस हैं, साइबराबाद एरिया के जो अभी तक नज़र में आए हैं वो 7 केसेस हैं, 7 केसेस। विकाराबाद ज़िले में ये लोग 68 केसेस, 68 केसेस में हैं। संगारेड्डी में 20 केसेस में हैं, सिद्दीपेट 8 और नालगोंडा 10। तो ये इस तरीका एक अहम गैंग, ये पहली बार है कि जब एक गैंग पकड़ने के बाद में 83 केसेस एक साथ में डिटेक्ट हुए हैं, और टोटल इन्वॉल्वमेंट इनका 173 केसेस में है। इसमें ये जो सहदेव था, इसकी खास ये थी कि इसको ये थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ मालूम था। बाकी लोगों से साथ मिला के फिर इन्होंने ये महेश, रमना रेड्डी और जयश्री, एक लेडी भी है, उनको भी मिलाया। तो इन लोगों का काम ये था कि ये ऑफेंस कमिट करने के बाद में जो भी कॉपर वायर और कॉइल मिलती थी, जो आप देख रहे हैं वहाँ पे, उसको ले जाके ये इन लोगों को देते थे। वो अपने फर्नेस में उसको गला के उसके ब्लॉक्स बना के मार्केट में बेच दिया करते थे। इनको 50-60 हज़ार 1 लाख मिलता था, लेकिन पब्लिक का बहुत नुकसान। तो ये एक बहुत अहम काम, बहुत एक जो आवाम के लिए और ख़ास तौर से हमारे फार्मर्स के लिए एक अच्छा काम क्राइम टीम ने किया है। मैं उसको क्राइम टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनका एक अच्छा रिवार्ड हम लोग 9 तारीख को रिवार्ड मिला करने जा रहे हैं, उसमें किया जाएगा। और इसी तरीके से जो भी आवाम को या गवर्नमेंट को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उस पर ख़ास तौर से अहम नज़र रखते हुए हम आने वाले समय में भी करते हैं। सर, इनके केस दर्ज भी हैं, कुछ ऐसी थी जो जानकारी में नहीं आई थी, वो हम नए केस दर्ज कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, ये लोग तकरीबन 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से ये गैंग नहीं पकड़ा गया था, और इसमें से जैसा मैंने बताया कि 1 और 2 एक्यूज तो ऐसे थे कि 306 ट्रांसफार्मर करने के बाद भी आज तक एक बार भी अरेस्ट नहीं हुए। और इसलिए इसको, और मुझे लगा कि ये इस तरीके के जो अहम चीज़ें हैं जो फार्मर से ताल्लुक़ रखती हैं, इस प्रेस मीट को पहाड़ी शरीफ में रखने की भी एक ख़ास वजह है। जो भी एक पहाड़ी शरीफ से लेके यादगिरी गुट्टा, दरगाह हज़रत अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह वक्फ अराज़ी काफ़ी हद तक कब्ज़ा हो चुकी है। इस सिलसिले में दरगाह के मुतवल्ली अब्दुल कदीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात से आगाह किया और वक्फ बोर्ड के अमले को फौरी तौर पर हरकत में आकर काबिज़ीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मैं मोहम्मद अब्दुल कदीर, इस बारगाह का खादिम। मैं मोहम्मद दरगाह से सिद्दी अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मैं खादिम हूँ। ये बारगाह अंबरपेट में है, हज़रत के नाम से अंबरपेट क़ायम किया गया है, और ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ज़माने से दरगाह क़ायम है। तब से हमारे ख़ानदान के लोग इससे खिदमत कर अंजाम देते आ रहे हैं। इस दरगाह के तहत काफ़ी ज़मीन थी, काफ़ी लोग काबिज़ कर चुके हैं, और उसके बाद अब मुख्तसर से ये है कि इस वक्त गज़ट के अंदर और सर्वे के अंदर 2161 का ज़मीन है,
जो दरगाह के बाजू के हिस्से में गांधी का पुतला है, उस पर पड़ोसी एक भास्कर बोल के आदमी उसके ऊपर काबिज है, और सामने पूरे मलगियाँ लगा के जो है सो उन्हें किराया वसूल कर रहा, लाइट का बिल वगैरह मीटर ले लिया है। तो हम बारह उसको तवज्जो दिलाने के बावजूद, वक्फ बोर्ड पे बोलने के बावजूद कुछ भी नहीं होने की वजह से हम वक्फ ट्रिब्यूनल को गए और OS 39 ऑफ 2019 ट्रिब्यूनल ने हमको स्टे ऑर्डर मिला। स्टे ऑर्डर मिलने के बावजूद भी उन्हें कंस्ट्रक्शन जारी रखा हुआ है। तो हम वक्फ बोर्ड से अपील गुजारिश करते हैं कि फौरी इस मामले में मदाखलत करे और वक्फ बोर्ड में पार्टी बने और यहाँ पर आके जो है सो मदाखलत करके इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और दरगाह को कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं है, और अगर जिसको आमदनी है तो इंशाल्लाह दरगाह के और भी बहुत से काम बाकी है यहाँ पे, उसके लिए हम कुछ इंतजाम कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये 2161 का ज़मीन है, ये करीब 800 का ज़मीन है, और उससे बाद 2 बार रोड बनी हुई, तो वो अपने डॉक्यूमेंट बता के जो है वक्फ बोर्ड बल्दिया से जो है उन्हें पैसे कंपनसेशन अमाउंट भी ले लिया उन्हें। हम वक्फ बोर्ड को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड पर कोई मदाखलत नहीं करी, तो कंपनसेशन अमाउंट भी जो है भास्कर ले लिया, और उन्हें यही बता रहा है कि भाई बल्दिया वाले में कंपनसेशन अमाउंट दिए बोल के अपने आप को उन्हें दावा पेश कर रहा है, जबकि सर्वे रिकॉर्ड और गजट के हिसाब से दरगाह की ज़मीन है जो 2161 का ज़मीन है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर के तारक रामा राव का बयान, कहा आज पूरा मुल्क वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत को एक अजीम एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा एक अजीम जिद्दकार के तौर पर जानती है। वजीर सनअत के टी रामा राव ने यह बताते हुए कि BRS हुकूमत किसानों और उनकी फलाह बहबूद के लिए करती है काम। आज कहा BRS का एक नाम भारत रैतू समिति भी है। बीजेपी जो फिरका वाराना इख्तलाफात को दे रही है हवा, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का किया जाएगा ताक़ुब, टी चंद्रशेखर का बयान। रियासती वजीर जी कमलाकर ने डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन के जानिब से दिए गए बयान पर बरहमी का किया इजहार। प्रियंका गांधी 8 मई को सुरूर नगर में बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम में यूथ डिक्लेरेशन करेगी जारी। रियासत तेलंगाना के जिला निजामाबाद में कुत्तों ने मचा दी दहशत। गायत्री नगर में कुत्तों ने 12 अफराद पर किया हमला, इन मुतासिरीन में 10 बच्चे भी शामिल। जम्मू कश्मीर के जंगलाती इलाके में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। तेलंगाना के सिलसिला जिले के बोयनपल्ली मंडल के मलकापुर गांव के P अनिल की भी हुई मौत। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मदरसा इस्लामिया रियाज़ुल उलूम व रियाज़ इस्लामिक स्कूल में 27 अप्रैल से दाखिलों का आगाज़ हो रहा है। जी हाँ, जिसके अवकात सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। इस असरा में सरपरस्त हज़रात तलबाए क़दीम और जदीद दोनों के दाखिले के लिए बच्चों को लेकर आएँ और फिर दाखिले की कार्रवाई करा सकते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है, यानी इंग्लिश मीडियम की मुकम्मल तालीम नर्सरी तक 10वीं जमात तक की तालीमी नज़्म है। दीनी तालीम में हमारा इदारा शुबे हिफ्ज़, नाज़रा कुरान और नाज़रा कायदा तजवीद के साथ इसकी खिदमत अंजाम देता है। वहीं पर कंप्यूटर क्लासेस का भी मदरसा इस्लामिया रियाज़ुल उलूम और रियाज़ इस्लामिक स्कूल में नज़्म है, जिसके ज़रिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए मदरसे में हॉस्टल का नज़्म है। वहीं पर अंजुमन इस्लाहुल लिसान का एक हफ्तावारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद होता है, जिसमें तलबा और तालिबात ख़ास तौर पर अपने तालीमी मुज़ाहिरे को, अपनी तकरीरी मुज़ाहिरे पेश करते हैं। 27 अप्रैल से 2 मई तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कराएँ। स्क्रीन पर नंबर जो दिए जा रहे हैं, आप उस पर कॉल करते हुए हमसे रब्ता कर सकते हैं। वहीं पर एक स्कैनर कोड भी आपको दिया जा रहा है, जिसके स्कैन करने पर आप स्कूल के व्हाट्सएप पर आप पहुंच जाएंगे, जिसके ज़रिए से आप तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा पता है मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद, वट्टेपल्ली नाइस होटल से पहले इज़र पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट गली में। ज़रूर आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम।